हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेटिंग एंड विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो कि आपके माइनिंग की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी न किसी माइनिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे रिलेटेड ऑलरेडी पार्ट्स में वीडियोस आ चुके हैं, लेकिन इससे आपका इस एक सिंगल मास्टर वीडियो की मदद से सेटिंग एंड विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो कवर हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मस्ट बी द मिनिमम लेंथ ऑफ रूफ बोल्ट? रूफ बोल्ट की कम से कम लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर, 2.5 मीटर, 3.5 मीटर, 4.5 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कि रूफ बोल्ट की कम से कम जो लंबाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज reduced बाय द रूफ बोल्ट सपोर्ट? अगर रूफ बोल्ट सपोर्ट करते हैं, है ना, रूफ बोल्टिंग का अगर इस्तेमाल करते हैं सपोर्ट करने के लिए, रूफ को सपोर्ट करने के लिए, तो निम्न में से किस चीज को वह रिड्यूस करता है? हीविंग, सैगिंग, ओवरहैंगिंग, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं फ्लोर बोल्ट बोलता, ठीक है, तो उस केस में आप हीविंग को भी इंक्लूड करके आप ऑल ऑफ द अबव बोल सकते थे। ठीक है, लेकिन अब फ्लोर बोल्टिंग तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सैगिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज बोल्ट्स सपोर्ट द रूफ? अब रूफ बोल्टिंग जो हम करते हैं वो किस थ्योरी पर काम करता है? सस्पेंशन, बीम, कीस्टोन, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्या होता है सस्पेंशन, बीम और किंग कीस्टोन या किंग इफेक्ट? इसमें होता यूं है कि ये मान लीजिए आपकी गैलरी है, ठीक है, ये आपकी गैलरी हो गई। अब गैलरी में के ऊपर जो रूफ है, इमीडिएट रूफ है, उसमें कुछ थिकनेस है, लेकिन उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर पाया जा रहा है जो कि अच्छा खासा मजबूत है। अब इस मजबूत वाले पत्थर तक मैंने क्या किया? रूफ बोल्टिंग किया और इस तरीके से अटका दिया। रूफ बोल्टिंग किया और इस तरीके से अटका दिया। रूफ बोल्टिंग किया और इस तरीके से अटका दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सस्पेंशन। मतलब कि इसमें मैंने क्या किया है, जो बड़ा रॉक मास था, ये है मेरा रॉक, ठीक है, और ये हो गए लेयर्स, जो भी सेडिमेंट्री रॉक के लेयर्स हैं वो हो गए। तो एक बड़े से पत्थर में, मजबूत पत्थर में मैंने क्या किया? रूफ बोल्टिंग किया मजबूत पत्थर तक और वहां पर ले जाके अच्छे से टांग दिया। तो ये क्या हो गया? सस्पेंड कर दिया मैंने। ठीक है, दूसरा होता है बीम थ्योरी। बीम थ्योरी में क्या होता है कि ये आपकी गैलरी, अब इस गैलरी के ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी पास पास में लेयर्स है। ठीक है, अब इन सभी लेयर्स को मैं इकट्ठा रूफ बोल्ट की मदद से इकट्ठा कर दूं, रूफ बोल्ट की मदद से इकट्ठा कर दिया। ठीक है, सब एक हो गई। तो अब ये किसकी तरह काम करेगा? ये सारी लेयर्स इकट्ठा हो गई तो ये किसकी तरह काम करेंगी? एक बीम की तरह काम करेंगी, जैसे घर में बीम डलवाते हो उस टाइप से काम करेंगी। ठीक है, की स्टोन थ्योरी कहां पर यूज होता है? कि मान लीजिए आपकी गैलरी है और गैलरी के ऊपर आपका जो रूफ है कुछ इस प्रकार का है, टुकड़ों में है।
ठीक है। अब इस केस में आपको क्या करना है कि अब पत्थर टुकड़ों में है, तो आप अलग अलग एंगल पर क्या करते हैं, रूफ बोल्टिंग करते हैं कि कुछ कुछ पत्थरों को एक साथ जोड़ दिया, यहाँ पे कुछ पत्थरों को एक साथ जोड़ दिया, यहाँ पे कुछ पत्थरों को एक साथ जोड़ दिया। तो इस प्रकार से जब रूफ बोल्टिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं की स्टोन या फिर कीइंग थ्योरी। बस सब आप ही की देन है श्रीधर जी। तुम इन लोग तो इतना मेहनत करवाए हो डायग्राम वायग्राम बनवाने की इस यहाँ पे मेरे से, और एक तो एक लड़का था जिसको सरफेस ही नहीं समझ में आता था, तो उसके लिए तो बार बार सरफेस बना के दिखाना पड़ता है। द रूफ विद इन 10 मीटर ऑफ द फेस इज नोन एज। फेस से 10 मीटर के भीतर जो रूफ होती है उसे क्या कहा जाता है? इमीडिएट रूफ, फ्रेशली एक्सपोज रूफ, इमीडिएट रूफ, इमीडिएट फ्लोर, या फिर गैलरी रूफ? हाँ, समझदार के लिए इशारा ही काफी है, क्यों सागर, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल, इसे ग्रीन रूफ के नाम से भी जाना जाता है। हो गया, आंसर बता दिया, हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रूफ सपोर्ट? निम्न में से कौन सा रूफ सपोर्ट का टाइप है? रूफ स्टिचिंग, रूफ बोल्टिंग, रूफ बोल्ट विद डब्ल्यू स्ट्रैप्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट परसेंटेज ऑफ bolts आर चूजन रैंडमली फॉर एंकरेज टेस्टिंग? एंकरेज टेस्टिंग के लिए कितने बोल्ट्स को चूज किया जाता है रैंडमली? 1%, 2%, 5%, 10%? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 10% चूज किया जाता है। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए कितने बोल्ट्स को चूज किया जाता है रैंडमली? 1, 2, 5, 10? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1%। अच्छा, हाउ मेनी टन्स ऑफ लोड बोल्ट शुड टेक इन 24 आवर्स? 24 घंटे में बोल्ट के द्वारा कितने टन लोड लिया जाना चाहिए एंकरेज टेस्टिंग में? इन एंकरेज टेस्टिंग का कह सकते हो 8 से 10 टन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 8 से 10 टन का लोड लिया जाना चाहिए। अच्छा, 3 टन कितने मिनट में है? 30 मिनट में। 5 टन कितने मिनट में है? 2 आवर्स में। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द डाया ऑफ रूफ बोल्ट? रूफ बोल्ट का डाया कितना होता है? 1.5 mm, 22 mm, 25 mm या फिर 30 mm? तो रूफ बोल्ट का डाया कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 22 mm। अच्छा, व्हाट इज द एरिया ऑफ बियरिंग प्लेट? बियरिंग प्लेट का एरिया कितना होता है? 50 बाई 50, 100 बाई 100, 150 बाई 150 या 200 बाई 200? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 150 बाई 150 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ बियरिंग प्लेट? बियरिंग प्लेट की मिनिमम थिकनेस कितनी है? 5 mm, 8 mm या 10 mm या 15 mm? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर,
अच्छा, अगर मैं पूछूं कि बियरिंग प्लेट का जो साइज है वो इंच में कितने इंच हो कहा जाएगा? ये जो 150 बाई 150 mm है, इसको इंच में करोगे तो कितना इंच होना चाहिए? एनीवन? बिल्कुल ठीक है। अरे इंच बोल रहा हूँ, सेंटीमीटर बताता है जी। 6 बाई 6 इंच का। ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ नट? अब रूप बोल्टिंग में जो नट यूज होता है उसकी हाइट कितनी होती है? 10, 20, 30, 40 कितने हाइट होती है उसकी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द शेप ऑफ नट? नट का शेप क्या होता है? स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, पेंटागोनल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हेक्सागोनल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूप बोल्टिंग? निम्न में से रूप बोल्टिंग का पार्ट कौन सा नहीं है? क्विक सेटिंग सीमेंट, बेरिंग प्लेट, नट, वायर रोप? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर वायर रोप का इस्तेमाल तो हम करते हैं रूफ बोल्टिंग में, ये रूफ स्टिचिंग वगैरह में। बिल्कुल करते हो यार, लेकिन मैं रूफ स्टिचिंग की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अभी हाल फिलहाल पर्टिकुलरली रूफ बोल्टिंग की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे अलग आपका वायर रोप ही है। तो तुक्का मारो भी तो ध्यान से मारो। क्वेश्चन नंबर 15। हु among the following shall prepare scamp? स्कैम्प कौन बनाता है? ओनर, एजेंट, मैनेजर, ऑल ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्कैम 1992। देखे हो? देख लो, अच्छी वेब सीरीज है। नेक्स्ट, टू whom copy of a scam shall be sent for any necessary modification? स्कैम का कॉपी किसको भेजा जाएगा? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर आईवीएम? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अरे वो आ गई है, क्या बोलते हैं, ब्लू बीटल, अच्छी कॉपी प्रिंट में आ गई है। जिसको देखना हो देख सकते हैं। हाँ, साउंड थिएटर प्रिंट वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग shall be included in the scam? स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान में निम्न में से कौन सी चीज इंक्लूड की जाएगी? नहीं आदित्य, कल रात में ही आई है हिंदी में। टाइप ऑफ सपोर्ट फॉर ऑल वर्किंग्स, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, ट्रेनिंग पॉलिसी, ऑल ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान में ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। ऑन व्हाट बेसिस सपोर्ट प्लान शैल बी मेड? अब सपोर्ट प्लान किस बेसिस पे बनाया जाता है? भाई आपके पास मैकेनाइजेशन क्या है, आपने जो आपका जो स्ट्राटा है उसका किस तरीके से क्लासिफिकेशन, इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन क्या है, किस प्रकार से आप काम करोगे, या ऑल ऑफ द अबव? तो इन सभी पे के बेसिस पर हम जो है तो सपोर्ट प्लान बनाते हैं। ठीक है। इवन की स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान के बेसिस पर भी आपका सपोर्ट प्लान बनाया जाता है। चलिए, मैच द फॉलोइंग इन केस ऑफ आरएमआर। आरएमआर के केस में मैच करिए। लेयर थिकनेस 10, ग्राउंड सीपेज 15, स्ट्रेंथ ऑफ रूफ रॉक
25, स्ट्रेंथ फीचर्स 30। ठीक है, चलिए ठीक है, जब सब लोग बी ही बोल रहे हैं तो बी ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कितना होगा लेयर थिकनेस का 30, ग्राउंड सीपेज का 10, स्ट्रेंथ ऑफ रूफ रॉक 15, स्ट्रेंथ फीचर्स 25। इसके सारे क्वेश्चंस हो जाएं उसके बाद ही एक्सप्लेन करूंगा मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द आरएमआर रेटिंग? आरएमआर रेटिंग में निम्न में से कौन सी चीज इंक्लूड नहीं है? रॉक वेदरेबिलिटी, ग्राउंड वाटर सीपेज, लेयर थिकनेस, डेप्थ ऑफ वर्किंग। तो आरएमआर रेटिंग में कौन सी चीज इंक्लूड नहीं की गई है? डेप्थ ऑफ वर्किंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, अब आपको ये हो गया, कहाँ गलती थी भाई? हम्म, अब ये देखिए, पॉल कमिटी रिपोर्ट आई थी एक। ये जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं यह हमारी माइन लेजिस्लेशन बुक में दिया गया है। तो आपको अधिक जानकारी के लिए माइन लेजिस्लेशन बुक जो है तो देखनी पड़ सकती है। चलिए, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? पॉल कमेटी, पॉल कमेटी रिपोर्ट। तो ये जो पॉल कमेटी रिपोर्ट है, इसने क्या दिया कि अगर बोर्ड एंड पिलर मेथड से अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो इंडियन कोल माइंस में, तो रूफ की स्टेबिलिटी को 5 पैरामीटर्स में जो है तो डाला गया है। हर एक पैरामीटर का, हर एक पैरामीटर में एक रेटिंग दिया गया है। ठीक है, तो ये जो 5 पैरामीटर्स हैं, हर एक पैरामीटर की एक रेटिंग दी है, सभी का कंबाइंड जो रेटिंग होगा वो होगा 100। ठीक है, मतलब कि जैसे होता है ना कि इस सब्जेक्ट में इतने मैक्सिमम मार्क्स हैं, इस सब्जेक्ट में इतना मैक्सिमम मार्क्स हैं, फिर उसके बाद कितना स्कोर किया। ठीक है, सामने वाले का जो कॉपी है वो कितने के लायक है, 30 में से कितने नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, 25 में से इस कितने नंबर के लायक इसकी कॉपी है जो लिखा गया है इसके द्वारा। तो इस तरीके से अलग अलग पैरामीटर्स के अलग अलग मार्किंग दी गई है, रेटिंग दिया गया। तो ये है आपका लेयर थिकनेस, स्ट्रेंथ फीचर्स, वेदरेबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ रूफ रॉक, ग्राउंड वाटर सीपेज। ठीक है, पेज नंबर 162। अब सभी का रेटिंग इसी बेसिस पर दिया गया है। क्या क्या? लेयर थिकनेस, स्ट्रेंथ फीचर्स, रॉक वेदरेबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ रूफ रॉक, ग्राउंड वाटर सीपेज। ठीक है, उसके बाद
हर एक रेटिंग के लिए आप कैसे, मतलब कि हर एक रेटिंग का अब आपको क्या करना है, जितनी भी आरएमआर की रेटिंग्स है ना, जो भी आपका पैरामीटर है, हर एक पैरामीटर की आप रेटिंग कैसे पता करोगे भाई? जैसे कॉपी चेक करता है कोई भी व्यक्ति, तो वो व्यक्ति आखिर कॉपी चेक करके ही तो पता करेगा कि हाँ ये इसके इतने मार्क्स होंगे। तो यहां पर भी आप क्या प्रोसीजर होगा हर एक पैरामीटर की रेटिंग देने का, है ना? तो भाई कुछ इवैल्यूएशन करोगे, तो इवैल्यूएशन करने का जो तरीका है, लेयर थिकनेस में क्या करेंगे, 2 मीटर का होल जो है तो रूफ में ड्रिल करेंगे। फिर हर एक लेयर्स का थिकनेस हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। पांच पांच लेयर्स की थिकनेस का हम एक एवरेज निकाल लेंगे, 5 वैल्यू निकालेंगे, उसका एक क्या निकाल लेंगे हम, एवरेज निकाल लेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है। और उसके बेसिस पर हमारा एक स्टैंडर्ड टेबल दिया गया है, ठीक है, डीजीएमएस के द्वारा। उसके बेसिस पर हम क्या कर लेते हैं फाइनली, कि कितना थिकनेस है किसी भी लेयर का, क्या रेटिंग होना चाहिए इतनी थिकनेस का, इतने एवरेज का थिकनेस का, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एटलीस्ट अप टू व्हाट हाइट इन द रूफ आरएमआर पैरामीटर्स शैल बी डिटरमाइंड। अब ये पूछ रहा है कि आरएमआर के जितने भी पैरामीटर्स हैं, रूफ में कितनी हाइट तक ये चीजें आपको डिटरमाइन करनी चाहिए, कितनी हाइट तक, ठीक है। तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रूफ में 2 मीटर तक की हाइट तक आपको आरएमआर के पैरामीटर्स जो भी है वो डिटरमाइन करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, for which of the following parameter of RMR geological mapping is carried out? Layer thickness, weatherability, structural features या rock strength? जियोलॉजिकल मैपिंग आरएमआर की किस पैरामीटर के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्ट्रक्चरल फीचर्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल फीचर्स के लिए हम जियोलॉजिकल मैपिंग करते हैं। अंडरग्राउंड से करेंगे जी, तभी ना। यार बाबा, ये गैलरी, ठीक है, आरएमआर क्यों पता करते हो, ताकि आप उस हिसाब से क्या कर सको, सपोर्ट प्लान या फिर स्ट्रेटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान डिजाइन कर सको। अब आप सरफेस से 2 मीटर तक अगर करते हो तो इसका तो इससे कोई लेना देना नहीं भाई, मुझे तो यहाँ पे सपोर्ट करना है, प्रोवाइड कराना है ना? तो मैं तो यहाँ पे रूफ में ही करूंगा 2 मीटर का होल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following parameter of RMR is determined by placing the sample pieces of rock in test drum immersed in water? आरएमआर का ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसमें पत्थर के जो सैंपल्स होते हैं, टुकड़ों के जो सैंपल्स होते हैं, उसको आप एक ऐसे ड्रम में रखते हो जो कि पानी में डूबा हुआ रहता है? लेयर थिकनेस, स्ट्रक्चरल फीचर्स, रॉक स्ट्रेंथ, वेदरेबिलिटी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कहां गया भाई, डी इज द राइट आंसर। वेदरेबिलिटी क्या होता है, मतलब किसी भी रॉक का वेदरिंग, अगर मैंने बोला रॉक का वेदरिंग हुआ, तो रॉक का वेदरिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पत्थर आपका किसी भी क्लाइमेटिक चेंज के कारण, है ना, क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण आपका जब पत्थर टूटने लगे,
जैसे कि ठंडी पड़ रही है, या फिर आपका गर्मी पड़ रही है, या फिर आपका हवा चल रही है, पानी गिर रहा है, इन सब चीजों के कारण आपके पत्थर टूटते हैं, जो उसी को हम बोलते हैं वेदरेबिलिटी। ठीक है, तो वेदरिंग पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि पानी में इसको डुबा के बहुत तेजी के साथ घुमाते हैं 2 मिनट तक लगभग। तो उससे जितना भी आपका पत्थर टूट रहा होगा, उससे आप उसकी वेदरेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपकी जो बोल्ट की लंबाई है, रूफ में जो बोल्टिंग करते हो, रूफ बोल्टिंग कर रहे हो, द लेंथ ऑफ बोल्ट शुड बी एटलीस्ट डैश ऑफ द विड्थ ऑफ द रोडवे। अगर रोडवे के विड्थ के बेसिस पर देखें तो रूफ बोल्ट में जो बोल्टे यूज कर रहे हो, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए एज कंपेयर टू दैट ऑफ विड्थ ऑफ द रोडवे? आधा होना चाहिए, एक तिहाई, एक चौथाई, एक पचाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1/3। ठीक है, व्हाट मस्ट बी द डेंसिटी ऑफ बोल्टिंग इन केस ऑफ पुअर रूफ? पुअर रूफ के केस में बोल्टिंग का जो डेंसिटी है वो कितना होना चाहिए? बोल्टिंग डेंसिटी मतलब, अब अगर ऊपर से मैं देखूं तो मेरी गैलरी कुछ इस प्रकार से दिखाई, ये मेरी गैलरी है ना। अब इस गैलरी में मैं ये रूफ बोल्टिंग कर रहा हूँ, इस गैलरी में 4 ठो बोल्ट लगा दिए। डेंसिटी किस में ज्यादा, ए में या बी गैलरी में? तो ऑब्वियस सी बात है, बी गैलरी में हाई डेंसिटी, है ना। हाई डेंसिटी आपका लगा रहता है, 1 मीटर स्क्वायर में 1 बोल्ट होता है। ओके सचिन, बताता हूँ बुक, ये क्वेश्चन बहुत सही था सचिन, मैं अभी जस्ट तुरंत बताता हूँ, रुको रुको बस थोड़ा सा ये बता दूं। ये बात तो मैं बताने में बड़ा अच्छा लगेगा, किस बुक में मिलता है। 1.2 मीटर, 1.22 टू 1.5 बोल्ट पर मीटर स्क्वायर, 2.2 टू 2.5 बोल्ट पर मीटर स्क्वायर, 3.2 टू 3.5 बोल्ट पर मीटर स्क्वायर, 4.2 टू 4.5 बोल्ट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर में जो आपका बोल्ट होना चाहिए लगभग 1.2 से लेके 1.5 बोल्ट होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी द डेंसिटी ऑफ बोल्टिंग इन केस ऑफ गुड रूफ? अच्छा, अच्छी रूफ है तो उस केस में बोल्टिंग की डेंसिटी क्या होगी? 1 बोल्ट पर मीटर स्क्वायर, 2 बोल्ट पर मीटर स्क्वायर, 3 बोल्ट पर मीटर स्क्वायर, 4 बोल्ट पर मीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मस्ट बी द डेंसिटी ऑफ बोल्टिंग इन केस ऑफ पुअर रूफ? पुअर रूफ के केस में बोल्टिंग की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 0.5, 0.7, 0.9? ये उल्टा लिखा है क्या? गलत करवा दिए ना।
रद्द करवा देते हो। पुअर रूफ के केस में होगा 1.2 टू 1.5। चलो मैं सुधार दूंगा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि गुड रूफ के केस में आपका 0.7 वोल्ट्स पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आपका और कौन सा रूफ होता है जी? फेयर रूफ। फेयर रूफ के केस में आपका 1 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर एंड आपका बैड रूफ के केस में 1.2 टू 1.5, या पुअर रूफ कह सकते हैं, पुअर रूफ के केस में 1.5 टू 1.2 टू 1.5 वोल्ट्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट जंक्शंस द डेंसिटी ऑफ रूफ बोल्टिंग शुड बी इंक्रीज्ड बाय। जंक्शन में रूफ बोल्टिंग की जो डेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए? 25%, 50%, 75%, 100%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum anchorage strength that has to be achieved by the bolt in anchorage testing? anchorage testing में एंकरेज का मिनिमम स्ट्रेंथ कितना अचीव होना चाहिए? मतलब एंकरेज टेस्टिंग तो करते हो भाई, अब लेकिन एंकरेज टेस्टिंग में क्या किया जाता है कि आपका जो रूफ बोल्ट है उसके ऊपर आप कुछ लोड अप्लाई करते हो। अब वो लोड कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए? 5 टन, 10 टन, 15 टन, 20 टन। ठीक है, तो आप जो लोड अप्लाई करते हो कम से कम कितना अप्लाई करोगे उसके ऊपर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 5 टन। कम से कम 5 टन लोड अप्लाई करेंगे उसके ऊपर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेटिंग ऑफ प्रॉप्स? प्रॉप्स को अगर सेट करना है तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट शैल बी सिक्योरली फिक्स्ड ऑन अ गुड फाउंडेशन। जो प्रॉप्स हैं उनको एक अच्छे फाउंडेशन के ऊपर फिक्स करना है। रूफ के अगेंस्ट प्रॉप को जो है तो टाइट करके रखना है। फ्लैट बेस पीस का इस्तेमाल करना है अगर उसे सैंड या फिर लूज मटेरियल के ऊपर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। What must be the thickness of flat base piece used in for setting of props on sand? अच्छा, जो फ्लैट बेस पीस यूज कर रहे हो सैंड पर सेट करने के लिए प्रॉप्स के, उसका थिकनेस कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मस्ट बी द विड्थ ऑफ फ्लैट बेस पीस यूज फॉर सेटिंग ऑफ प्रॉप्स ऑन लूज मटेरियल? अब अच्छा, इसी फ्लैट बेस पीस की विड्थ कितनी होनी चाहिए? 10, 15, 25, 20, 25? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट मस्ट बी द लेंथ ऑफ फ्लैट बेस पीस? लेंथ कितनी होनी चाहिए इसका? 25, 50, 75 या फिर 100? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एट द टॉप ऑफ प्रॉप्स? प्रॉप्स के टॉप पर निम्न में से किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? फ्लैट बेस पीस, लिड, स्लीपर्स, नन ऑफ द अबव? तो प्रॉप्स के टॉप पर किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? लिड का इस्तेमाल किया जाता है, बोले तो ढक्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट मस्ट नॉट बी द साइज ऑफ लिड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द प्रॉप्स? जो प्रॉप्स के टॉप पर आप लिड लगा रहे हो उसका साइज कितना नहीं होना चाहिए? विड्थ लेस देन प्रॉप डाया, थिकनेस नॉट लेस देन 8 सेंटीमीटर, लेंथ नॉट लेस देन 50 सेंटीमीटर, नन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसका विड्थ जो है प्रॉप डाया से
कम नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिखा है विड्थ लेस देन प्रॉप डाया से कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is fixed on props or cogs by securely fixing in the holes? अच्छा, प्रॉप्स पे या कॉग्स के ऊपर किस चीज को फिक्स किया जाता है, और वो भी पिलर्स में होल बनाकर उस चीज को फिक्स किया जाता है इनके ऊपर? क्रॉस बार्स, कॉगिंग मेंबर्स, फोर साइड्स ऑन स्लीपर्स, या फिर लिड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, in deploying area which of the following shall be erected at the corners of each cog before erecting cogs? डिप्लरिंग एरिया में जो आप कॉग लगा रहे हो, तो उस कॉग के हर एक कॉर्नर पर आपको क्या इरेक्ट करना चाहिए, मतलब कॉगिंग मेंबर्स को इरेक्ट करने के पहले आपको क्या, कॉग सपोर्ट लगाने के पहले आपको जो है तो वहां पर कुछ उसके कॉर्नर्स में कुछ चीज लगानी चाहिए। वो क्या लगाएंगे आप? प्रॉप लगाएंगे, क्रॉस बार्स लगाएंगे, लेगिंग्स लगाएंगे, फोर साइड्स ऑन स्लीपर लगाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये कुछ इस प्रकार का टॉप से अगर मैं दिखाऊं तो ये आपका कॉग सपोर्ट होता है। अब कॉग सपोर्ट के चारों कॉर्नर्स में क्या लगा देते हैं, इस तरीके से प्रॉप लगा देते हैं पहले से ही, फिर उसके बीच में हम पूरा का पूरा ये सपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोक कुमार, which of the following shall be fixed in the crossbars to keep it tight against the roof? क्रॉस बार्स में ऐसी कौन सी चीज फिक्स करेंगे जो कि उसको रूफ के अगेंस्ट टाइट रखता है? एक तो मैं अगर एक बार फोन काट दूं तो यार, मतलब कहीं ना कहीं तो बिजी है आदमी। कॉग्स, लिड, लैगिंग, सैगिंग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लैगिंग्स। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम डेप्थ ऑफ होल्स फॉर सेटिंग द क्रॉस बार्स? क्रॉस बार्स को सेट करने के लिए होल्स की मिनिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए? 25, 50, 75 या 100? तो 50 तोला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। What must be the maximum distance between laggings used for keeping crossbars tight against the roof? अच्छा, अब लैगिंग्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर? तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है लैगिंग्स के बीच की वो 1 मीटर होती है। विच टाइप ऑफ कॉगिंग मेंबर शैल बी यूज्ड इन कॉग सपोर्ट? कॉग सपोर्ट में कौन सा कॉगिंग मेंबर यूज किया जाता है? राउंडेड स्लीपर्स, स्क्वायर स्लीपर्स, फोर साइड ऑन स्लीपर्स, सिक्स साइड ऑन स्लीपर्स? तो ऑप्शन नंबर बी, सी इज द राइट आंसर, फोर साइड ऑन स्लीपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पक्का तुक्का मारोगे सबके सब। At least how many cog supports shall be provided at every necessary crack in the roof? अगर रूफ में कोई एक बहुत ही जरूरी क्रैक है, मतलब जिसको कंट्रोल करना है, तो कम से कम कितने कॉग सपोर्ट वहां पर प्रोवाइड कराओगे उस पर्टिकुलर क्रैक पे? 1, 2, 3, 4? अरे यार, 2 पेयर? 2 पेयर गलत हो जाएगा बाबू, 1 पेयर।
इसलिए 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या है यार, दिमाग लगा ले गए, फालतू में 2 क्वेश्चन बना दिया इसी में मैं। एटलीस्ट हाउ मेनी क्रॉस बार सपोर्ट्स शैल बी प्रोवाइडेड एट एवरी नियर नेसेसरी स्लिप इन रूफ। कम से कम कितने क्रॉस बार प्रोवाइड कराएंगे, क्रॉस बार सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे अगर रूफ में कहीं भी बहुत ही जरूरी स्लिप है तो? 1 2 3 4। तो इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैं सोचा नहीं बनेगा, गलत सोचा, होशियार हो गए हो सबके सब, एक्स्ट्रा बुद्धि आ गई। Which of the following support is required to be provided if overhanging side is not possible to be dressed down? गलती हो गई। हाँ, अगर आपका ओवरहैंगिंग साइड्स है और उनको आप मतलब ड्रेसिंग डाउन नहीं कर सकते हो, तो उस केस में कौन सा सपोर्ट प्रोवाइड कराओगे? प्रॉप, रूफ बोल्ट, क्रॉस बार, ऑल ऑफ द अबव। ओवरहैंगिंग साइड है, ओवरहैंगिंग साइड, रूफ नहीं बाबा, ओवरहैंगिंग साइड है। ठीक है, गैलरी है। अब इसको गिरा पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस टाइप से कुछ है, इसको गिरा पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसको कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा। तो क्या सपोर्ट दोगे? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या लगाते हैं हम? स्टे प्रॉप्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्टे प्रॉप्स। ठीक है, या फिर कोई दूसरा सपोर्ट और अदर सपोर्ट। अब अदर सपोर्ट में आपका रूफ वाला छोड़ के जो भी साइड से सपोर्ट कर सके, जो भी क्या कर सके, साइड से सपोर्ट कर सके, उस टाइप के सपोर्ट्स का इस्तेमाल करिए। जैसे प्रॉप हो गया, कॉग सपोर्ट हो गया, इस टाइप का सपोर्ट्स का इस्तेमाल करिए। ठीक है। At what intervals stay props shall be erected if overhanging sides cannot be dressed down? अच्छा, अब स्टे प्रॉप्स कितने इंटरवल्स पर लगाए जाते हैं ओवरहैंगिंग साइड को अगर आप ड्रेसिंग डाउन नहीं कर सकते हैं तो? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉट एक्सीडिंग 1 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एट व्हाट इंटरवल्स रूफ साइड सपोर्ट्स शैल बी टेस्टेड? रूफ साइड और सपोर्ट का टेस्टिंग कितने समय में किया जाना चाहिए? एज ऑफन एज नेसेसरी, जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी। रेगुलर इंटरवल्स फिक्स कर लो। अब वो डिपेंड करता है रूफ की क्वालिटी पर, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, इन सभी चीजों को कंसिडर, आपका किताब में जो दिया है और रेगुलेशन में वो दिया है आपका एज ऑफन एज नेसेसरी। ठीक है, इतना बस दे दिया है। बाकी इसका मतलब ये भी होता है कि भाई रेगुलर इंटरवल्स पर फिक्स कर लिए, है ना। अब ये चीज किस पर डिपेंड रहती है? ये रूफ की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। माइंड लेजिस्लेशन करके एक बुक आई है मार्केट में, नई बुक है, अच्छी बुक है, उसमें भी दिया हुआ है ना, तो देख सकते हैं। मैनिंगहम के ऐप पे अवेलेबल है। Which type of support shall be used in the sufficient number in case of failure of powered support? किस टाइप के सपोर्ट का इस्तेमाल होना चाहिए सफिशिएंट नंबर में अगर आपका पावर्ड सपोर्ट फेल हो जाता है? नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, नया पावर्ड सपोर्ट लगा दो, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पर्याप्त मात्रा में जो है तो क्या लगा दीजिए, कन्वेंशनल सपोर्ट लगा दीजिए। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? उसके दिमाग में भी तो ये भी आ रहा हो, कन्वेंशनल क्या है भाई?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेंशनल? पारंपरिक, बिल्कुल, जो हमारी आज तक की परंपरा चली आ रही है सपोर्ट लगाने की, उसी का इस्तेमाल करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हु शैल प्रिपेयर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉर द विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट्स? ए अमिताभ बच्चन बनने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट्स की विड्रॉवल का स्टैंडिंग ऑर्डर्स कौन प्रिपेयर करेगा? ऑनर, एजेंट, मैनेजर, ऑल ऑफ द अबव? तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is not required to be included in the standing orders of withdrawal of supports? अच्छा, जो विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट्स के स्टैंडिंग ऑर्डर्स प्रिपेयर किया गया है उसमें कौन सी चीज इंक्लूड करना जरूरी नहीं है? सप्लाई एंड यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टूल्स, कॉग्स टू बी विड्रॉन आफ्टर इट्स कॉर्नर प्रॉप्स, सेफ पोजीशन ऑफ वर्कर्स, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स एंगेज इन विड्रॉवल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भाई साहब, यहाँ पे आफ्टर की जगह बिफोर होना चाहिए था कि कॉर्नर प्रॉप्स के पहले हम कॉग्स को विड्रॉ करते हैं, लेकिन यहाँ पे आफ्टर बोल रहा है। आदित्य क्या हो गया भाई, गलत क्यों दे रहा है आंसर? प्लान रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन, विड्रॉवल और ट्रांसपोर्ट ऑफ सपोर्ट्स शैल बी प्रिपेयर्ड बाय डैश इफ पावर्ड सपोर्ट इज यूज्ड इन माइंस। अच्छा, अगर माइंस में पावर्ड सपोर्ट यूज हो रहा है तो उसके सपोर्ट के इंस्टॉलेशन, विड्रॉवल और ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग अगर आप प्लान बना रहे हो तो किसके द्वारा बनाया जाना चाहिए? ओनर, एजेंट, मैनेजर या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो इस केस में आपका बोलता है भाई सभी के द्वारा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, सब मिलकर बनाएंगे। हु शैल अप्रूव द सपोर्ट प्लान? सपोर्ट प्लान किसके द्वारा अप्रूव किया जाएगा? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आईबीएम? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, रीजनल इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रूल्स फॉर सेटिंग और विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी एप्लीकेबल? Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do. Every district in a mine where deep-learning is going on, every long wall working, every traveling roadway, या फिर workings in a disturbed or crushed ground? ट्रैवलिंग रोडवे में आपका सेटिंग और विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट का जो रूल आपने बनाया है वो जरूरी नहीं है कि उसके लिए बनाया जाए पर्टिकुलरली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, सी इज द राइट आंसर। आपका दिया भी हुआ है बुक में कि आपका जो भी डिप्लरिंग डिस्ट्रिक्ट है ना, या जहाँ पे डिप्लरिंग का काम चल रहा है, या लॉन्ग वॉल वर्किंग में कहीं पर भी किसी भी पोजीशन में, ठीक है, या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पे आपका डिस्टर्ब्ड एरिया है या क्रस्ड ग्राउंड है, तो वहां के लिए पर्टिकुलरली आपको क्या करना है कि किस प्रकार से, चूंकि खतरा तो वही है भाई, ट्रैवलिंग रोडवे में खतरा नहीं है आपको, लेकिन डिप्लरिंग एरिया हो गया, डिस्टर्ब्ड या क्रस्ड ग्राउंड वाला एरिया हो गया, लॉन्ग वॉल में कंटिन्यूसली आपका चलता रहता है फेस, तो ऐसी जगह पर आपको, या फिर फेस हो गया आपका, है ना, फेस के 10 मीटर के भीतर का जो जगह है, फेस के 10 मीटर के भीतर का जो जगह है, तो ऐसी प्लेसेस जहां पे थोड़ा हाई रिस्की होता है सपोर्ट लगाना भी और सपोर्ट विड्रॉ करना भी, तो ऐसी जगहों के लिए जो है तो हम अलग से रूल्स बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं। ठीक है,
अब आपने कहीं ट्रेवलिंग रोड में बना के रखा है, सब कुछ स्टेबल है, तभी तो उसको ट्रेवलिंग रोड में बना के रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रूफ फॉल वगैरह नहीं होना है, तो इसीलिए तो उसको ट्रेवलिंग रोड में बना के रखा, नहीं तो क्यों बना के रखते जी। नहीं, ये माइनिंग डाइजेस्ट बुक में से निकाला हूं। अगला, हाउ मेनी डेज बिफोर starting work of supporting SSR shall be made by manager। कितने दिन पहले एसएसआर बनाया जाएगा, मतलब सपोर्ट लगाना स्टार्ट करने के कितने दिन पहले मैनेजर के द्वारा एसएसआर में बनाया जाएगा? 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्पेसिफाइड इन एसएसआर। अच्छा, एसएसआर में कौन सा डिस्टेंस जो है तो बताना जरूरी नहीं है। कि दो सपोर्ट के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, सपोर्ट जो आप लगा रहे हो उनका रो बन रहा है, तो वो रो जो लाइन है उनकी दो दो लाइंस के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, फेस से कितनी दूरी पर आपने सपोर्ट लगाया है, स्टॉपिंग से कितनी दूरी पर आपने सपोर्ट लगाया है, तो ये चीज दिखाना जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी पैरामीटर्स आरएमआर ऑफ द रूफ इज डिटरमाइंड। कितने पैरामीटर्स के बेसिस पे रूफ का आरएमआर डिसाइड किया जाता है? 3, 5, 7, 9। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 5 पैरामीटर्स के बेसिस पर आरएमआर डिसाइड किया जाता है रूफ का। क्वेश्चन नंबर 16, द सपोर्ट्स अप्लाइंग अ पॉजिटिव प्रेशर अगेंस्ट द रूफ इमीडिएटली अपॉन इंस्टॉलेशन इज नोन एज। अब देखिए, ऐसे सपोर्ट जिनको आप इंस्टॉल करते हो और वो तुरंत ही रूफ पे प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, उन सपोर्ट्स को क्या कहा जाता है? एक्टिव सपोर्ट, पैसिव सपोर्ट, इनएक्टिव सपोर्ट, नन ऑफ द अबव। तो ऐसे सपोर्ट को कहा जाता है एक्टिव सपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द सपोर्ट्स नॉट अप्लाइंग अ पॉजिटिव प्रेशर अगेंस्ट द रूफ इमीडिएटली अपॉन इंस्टॉलेशन इज नोन एज। अब इंस्टॉलेशन के तुरंत बाद ऐसे सपोर्ट जो कि प्रेशर अप्लाई नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है? एक्टिव सपोर्ट, पैसिव सपोर्ट, इनएक्टिव सपोर्ट या नन ऑफ द अबव। तो ऐसे सपोर्ट्स को क्या कहा जाता है? पैसिव सपोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, what is the roof category if RMR of the roof is 50? Very poor, fair, very good, poor। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नंबर ऑफ बोल्ट्स वाला मैंने क्वेश्चन कल करवा दिया था। बहुत पहले किसी एक लड़के ने फोन करके बताया था कि आपने जो बुक में लिखा है नंबर ऑफ बोल्ट्स पर मीटर स्क्वायर नोट्स में, तब तो बुक नहीं आई थी, गलत लिखा हुआ है। तो वो गलत नहीं है, वो सही है। ठीक है, बाकी बुक अच्छी है, बुक अच्छी, मैं एक बार दिखा देता हूँ। खुल जा सिंपल। सर्कुलर में आपका ज्यादा कुछ दिया नहीं है सपोर्ट से रिलेटेड, मैं चेक कर लिया था कल।
हाँ, वो ठीक कराना ही है। एक तो चलो तब तक 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो 19वां क्वेश्चन, अरे भाई, व्हाट मस्ट बी द क्रॉस सेक्शन, कहा गया भाई, क्रॉस सेक्शन ऑफ हॉलो पोर्शन ऑफ स्टील चॉक। अब आपने देखा होगा कि आज के टाइम में जो है तो लकड़ियों का इस्तेमाल करने की जगह स्टील के जो है तो स्क्वायर शेप के स्टील का इस्तेमाल किया जाता है चॉक सपोर्ट बनाने के लिए, है ना। पहले कॉग होता था, लकड़ियों का इस्तेमाल होता था, अब स्टील वाला ही लगा देते हैं सीधे, इस टाइप से कुछ होता है। इन्हीं को एक के ऊपर एक रख के हम क्या करते हैं, सपोर्ट दे देते हैं रूफ में। इसको इंस्टॉल करना भी ज्यादा आसान है। तो इसके ये बेसिकली पाइप्स है, ये जो आप देख रहे हो रेड कलर की लाइन जो बनाए हो, ये पाइप्स है। और ये जो रेलिंग में पाइप यूज होता है, घर वगैरह में बहुत से यूज होता है, तो अंदर से खोखला होता है। तो ये जो खोखला एरिया है, ये खोखले एरिया का जो हॉलो स्पेस है, हॉलो पोर्शन है, इसका एरिया कितना होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए। 4.2 mm इंटू 4.2 mm, 5.2 mm इंटू 5.2 mm, 6.2 mm इंटू 6.2 mm, या फिर 7.2 mm इंटू 7.2 mm। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट मस्ट बी द थिकनेस ऑफ स्टील चॉक्स। स्टील चॉक्स की थिकनेस कितनी होनी चाहिए। अच्छा, अब ये पाइप जो आप यूज कर रहे हो, इसकी कुछ मोटाई भी होगी। ऐसा तो नहीं है कि एक पतली शीट का इस्तेमाल कर लिए, पता चला बेंड हो गया, है ना। तो कुछ मिनिमम थिकनेस भी होगी इसकी। ये बताइए मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 3.2, 4.6, 4.8 या 5.4 mm। तो इसकी मिनिमम थिकनेस जो है आपका, कहा 3.2 mm दिया है जी। 4.8 है। इसीलिए बोलता माइनिंग डाइजेस्ट बुक उठा के पढ़ लो, दिया हुआ है उसमें ये चीज। कुछ कुछ चीजें उसमें अपडेटेड है और अच्छे से अपडेटेड है। लेकिन नहीं, सुनना ही नहीं है। इसके बाद के रेगुलेशन ये, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी कवर अप करा दिए हैं। स्टीव वर्किंग वाला हो चुका है, फेंसिंग एंड गेट्स वाले हो चुके हैं। ठीक है, तो ये रेगुलेशंस आपके ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। स्टीव वर्किंग मतलब कि आपका जो वर्किंग एट हाइट वाला पोर्शन था, उसमें स्टीव वर्किंग, ट्रेवलिंग रोडवे, ये सारी चीजें हो चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो वहां से आप कवर अप कर सकते हैं। वाह वाह, क्या ही कर सकते हैं। हाँ, ये वाला पोर्शन,
तो ये वाला पोर्शन जो यहाँ दिया हुआ है, किसी को डाउट हुआ था कि एक बुक है एच.पी. सोनी जी की, तो उसमें जस्ट अपोजिट दिया हुआ है, पूरा पूरा इसका अपोजिट ही दिया हुआ है। मतलब कि शायद तक बताया था, उसी ने बताया था मुझे, मैंने तो देखी भी नहीं वो बुक। उसमें अपोजिट दिया हुआ था कि मतलब गुड रूफ के लिए 1.2 टू 1.5 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर होंगे। तो इसमें नहीं होता है। हाँ, कि मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितने बोल्ट होने चाहिए आपके भाई। मेरा उसके हिसाब से, नए सर्कुलर के हिसाब से है। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.